असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बात हो रही थी दिल्ली स्वतंत्र होने के बाद, यानी 12 मई 1857 के बाद। वैसे पंजाब के सिखों की और अंग्रेज़ों की थोड़ी सी पूर्व पाठिका आपको देना आवश्यक है। चिलियन वाला बाग में सिखों और अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई थी वो सबसे भीषण मानी जाती है। लगातार युद्ध परिस्थितियाँ पहले 5 दशक में 19वीं शताब्दी के पंजाब में बनी रही थी, ये सब जानते हैं। 1850 तक कम से कम 6 बार बड़े युद्ध ये दोनों लड़े थे। फिर हम जानते हैं कि अंतिम युद्ध में दिलीप सिंह जी महाराज ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद में राज्य पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने राज्य पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे सिखों के हार के बाद हमारा खालसा और हमारे निहंग ये दोनों नेतृत्वहीन थे और संख्या में भी भारी वहाँ पे कमी आने लगी थी। एक समय था कि 10,000 से कम खालसा सिर्फ बच्चे थे और उसमें से वो बुढ़ा दल जो था, तो बुढ़ा दल ने इस परिस्थिति को समझ के ब्रिटिशों के साथ संधि कर ली और संधि के बाद ये जो पूर्बिया थे और मुग़ल, मोमिन, इस्लामी, इनके विरुद्ध लड़ने में जितने भी उत्सुक सिख थे, ज़्यादातर निहंग और खालसा ही थे बड़ी मात्रा में। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि 60-70% के आसपास तो निहंग और खालसा थे उन दलों में। और संधि में ब्रिटिशों ने उनको एक आश्वस्त भी किया था संधि के दौरान कि दिल्ली की मुग़ल सल्तनत के युद्ध के बाद जो भी मुग़ल शहज़ादे हम पकड़ेंगे वो सारे के सारे मुग़ल शहज़ादे खालसा और निहंगों को के हवाले हम सौंप देंगे, ताकि वो शहज़ादों की लाशें दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारा में निहंग और खालसा लटकाएं, है ना, क्योंकि हमारे गुरुजी को भी काट के लटकाया था औरंगज़ेब ने। अब ये महत्वपूर्ण बात है, ये इस्लामी जितने भी तवारीखकार है ना, ये सब बताना ये भूलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि माता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और रोतुल राम, इन तीनों पर खालसा ने हमला करने से इनकार कर दिया था। आज तक हमें ये बात किसी ने समझाई नहीं। बस एक दल कहता है, एक पक्ष कहता है कि सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, दूसरा पक्ष कहता है कि हिंदू और सिखों ने हमारे पीठ पे छुरा मारा, वगैरह वगैरह वगैरह। सच बात मानो, मैं जो नैरेटिव लेके बैठा हूँ ना, उसका और एक ये प्रमाण है कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और रैतुल राम के विरुद्ध युद्ध करने से खालसा ने इनकार कर दिया था। वैसे हमारे जितने भी स्वतंत्र संग्राम के राष्ट्रवीर थे उनमें सिख भी थे, लेकिन
कम मात्रा में थे, ये तो है। ये जो मैंने ऊपर कहा ना, पूर्बिया पूर्बिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये मित्रों, ये भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिखों के साथ 2-3 बार लड़ाई भी की थी। अब जिनके साथ लड़े थे उनका साथ देना तो संभव बिल्कुल नहीं था, एक चीज। और उन्होंने आज के ये जो स्वातंत्र युद्ध था वो क्या था, सिखों के हिसाब से मुगल की सल्तनत बचाने का ये तरीका था, ये इसे स्वातंत्र युद्ध मान ही रही थे। उत्तर पंजाब पूरी की पूरी तरह अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा, जिसमें ज्यादातर मोमिन थे। उत्तर पंजाब यानी आज का पाकिस्तान। वैसे सारे खालसा तो इस आज़ादी की लड़ाई मानने में ही वो तैयार नहीं थे। मैंने कहा ना कि कोई भी तैयार नहीं था पंजाब में कि भाई ये, क्योंकि हमारे राष्ट्रवीरों ने अपना राजा बहादुर शाह मोमिन को बनाया था। 12 मई को शातिर जॉन लॉरेंस, अब शातिर मैं कह सकता हूं बिकॉज मैं उसके विरुद्ध पक्ष का हूं, लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि जितने भी प्रबुद्ध और अति बुद्धिमान शासकीय अधिकारी अंग्रेजों को मिले हैं उसमें से एक ये जोड़ी थी, जॉन लॉरेंस और उसका भाई हेनरी लॉरेंस। बहुत जबरदस्त बुद्धिमान लोग थे और ये प्रशासन को संभालना जानते थे। इसने क्या किया, और तारीख देखो 12 मई, 11 को दिल्ली में कांड हुआ, यहां पंजाब में 12 मई को शातिर जॉन ने एक पूरे प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी। 2, सिंधु से सतलज नदियों के बीच में जितना भी क्षेत्र पड़ता है उनमें जितने भी सोजिर थे, ब्रिटिश सोजिर, हिंदी काले सैनिक जितने भी थे, उन सब सैनिकों के शस्त्र सबके उतरवा दिए। उनको पूरी तरह से लॉरेंस ने निशस्त्र कर दिया। अच्छा, सिर्फ सैनिक नहीं, कुछ संदिग्ध नागरिक थे, उनको कैद कर लिया तुरंत। और कुछ प्रमाण पत्र बंदूकधारी भी ज्येष्ठ नागरिक थे जिसकी समाज में पैठ थी, उनके भी शस्त्र जब्त करने शुरू कर दिए। गुरु बंदी सिंह जैसे हमारे संत विभूतियों को भी लॉरेंस ने निगरानी में रख दिया उनके ही घर में। अब ये शमसुल इस्लाम, मोहम्मद हबीब जैसे, ये अब क्या बोलूं इन लोगों को, इन जैसे लोग जो पराभव का ठीकरा है वो कहते हैं कि गद्दार, स्वार्थी हिंदू और सिखों के माथे ये लोग गढ़ देने का काम करते हैं। चलो, पूरा भाई ये पुरजोर कोशिश तो इन्होंने जिंदगी भर वही की है ना, कि भाई जितने भी मोमिन इस्लामी पाक साफ थे वो तो लड़ रहे थे, और ये हमारे स्वार्थी हिंदू और ये सिख, इन दोनों ने पीठ में छुरा भोग दिया। असल में पूरा इतिहास भरा पड़ा है हमारे बलिदानों से। नबी के सुन्नत पे चलने वाले मोमिन भांड लेखक को थोड़ी सी 1857 के मोमिनों की मनीषा तो जरा बताओ। दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद के लिए हिंदू तुम्हें क्यों मदद करेगा भाई? दिमाग खराब है उसका? ये एक चीज। दूसरा, नवाबों ने जो अपना खजाना, शस्त्र, सारे संसाधन जो ब्रिटिशों के लिए खोल के रखे थे वो क्यों थे? और वो कौन थे जिन्होंने फतवा नहीं निकाला इन नवाबों के विरुद्ध? उनकी गर्दनें काटनी चाहिए थी, वो नहीं काटी। गुस्ताख रसूल और गुस्ताख कुरान में ये इन्होंने शिर्क किया था ना, तो इनका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया फिर तुम लोगों ने? दोगले भांड। विश्लेषण करने की भी थोड़ी सी, उन विश्लेषण करने में भी ना बुद्धि लगती है शमसुल। जाहिरों का काम ये तुम ही कर सकते हो। वो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी तो चपटी होती है,
तो वैसे ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता भी सपाट रसतल होके मिट्टी में मिल चुकी है। अब दुर्भाग्य है मित्रों, क्या करें। ये शमसुल जो है लेखक इस पुस्तक का, ये डीयू का खुद को प्रोफेसर कहता है। और दूसरा भी वो नालायक अपूर्वानंद था ना, वो भी अपने अकल के तारे तोड़ते रहता था, 10 साल से टीवी पे भोंकता था। पता है वो गायब कहाँ हो गया? जैसे उसको कुछ, मेरे ख्याल से वो अंदर भी गया था, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसको पुलिस का डंडा तो एक बार दिखा है, क्योंकि अभी अभी मैं 2-4 साल से देख रहा हूँ वो टीवी पे आना ही बंद हुआ है। वो वैसे पहले सिर्फ एडीटीवी पे ही आता था ज़्यादातर, और दूसरा वो News 24 पे आता था। ये दोनों उसके प्यारे भाई थे ना, उसको बुलाते थे अपूर्वानंद को। ये शमसुल भी वही डीयू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खुद को कहता है। पतियाला के नरेश नरेंद्र सिंह, जिंद के स्वरूप सिंह, नाभा के भारपुर सिंह और कपूरथला के राजा रणधीर सिंह, ये प्रमुख पंजाबी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। उस समय 1857 के लंदन टाइम्स में विलियम 1858 में लंदन टाइम्स में विलियम रसेल ने लिखा है कि अगर पटियाला जिंद जैसे संस्थानिक हमारा साथ ना देते तो दिल्ली की घेराबंदी करना हमारे लिए असंभव था। और ये शमसुल भांड, ये एक हॉडसन था, मेजर था, उसने स्थापित एक खुफिया फोर्स का निर्माण किया था, उसका जिक्र ये शमसुल करता है। अब नाम सुनो, ये उस हॉडसन की टोली में प्रमुख लोग थे, उनके नाम है रजब अली, मिर्जा इलाही बख्श, मिर्जा फकरू और जीवन लाल। अब ये नारनौल का ये दीवान था जो आगे चल के यहाँ पे खुफिया विभाग में ये हॉडसन ने हमारे ले लिया। अब ये चारों के चारों ने गद्दारी की है, लेकिन हमारे शमसुल को तो भाई जीवन लाल ही दिखा है सिर्फ, क्योंकि बाकी तीनों के जो जितने भी कांड है ना, वो शमसुल बताना भूल गया। क्या करे शमसुल, अब तेरी नज़र ही ऐसी है तो हम क्या करें बताइए। और तुझसे कोई अपेक्षा भी नहीं है। अब तू ये मत समझ कि डीयू का तू प्रोफेसर है तो तू बहुत शाना है। तेरी अकल घुटनों में है, घुटनों में थी, घुटनों में रहेगी। बस मैं ज़्यादा तेरे बारे में कुछ बोल के मैं मेरा वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। बस तुमने ऐश किया, 75 साल ऐश कर लिया तुम लोगों ने। अब सत्य हमारे सामने आ रहा है तो तुम्हारी अब छुट्टी। चल विषय पे आते हैं। पटियाला, नाभा और जिंद का सहयोग मिलने से मित्रों अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा बल ताकत मिली थी। पटियाला के राजा ने तो अपने भाई के साथ उस ज़माने की सबसे नई टेक्नोलॉजी की जो बंदूकें और तोहफे थी वो थानेश्वर भेजी, जिसने फिर थानेश्वर का पूरा रास्ता रोक लिया दिल्ली जाने का। यहाँ जिंद के राजा ने पानीपत का पूरा थाना, मेन जो चौकी थी पानीपत शहर की, वो अपने हाथ में ले ली। अब ये दो महत्वपूर्ण थाने अंग्रेज़ों के हाथ पड़े तो मित्रों अंबाला से दिल्ली और पंजाब से दिल्ली का जो पूरा ये जो रास्ता था वो अंग्रेज़ों ने प्रथम सुरक्षित कर लिया। अंग्रेज़ों ने यानी जॉन लॉरेंस ने सुरक्षित कर दिया। 25 मई के अंतिमतः कमांडिंग ऑफिसर एंसन ने अंबाला से दिल्ली कूच किया। पहले से परेशान, ऊपर से उत्तर भारत की जो गर्मी है उससे भी एंसन बड़ा परेशान हुआ और जैसे अंबाला से करनाल तक ही पहुंचा, क्योंकि वो दिल्ली कूच करने वाला था, तो वहीं करनाल में वो कॉलरा से पीड़ित हो गया और मात्र 48 घंटे में 27 मई को एंसन हॉस्पिटल में मर गया। उसके अनशन के बाद बर्नार्ड ने चार्ज ले लिया। अंबाला से दिल्ली आते आते इन गोरों की फौजों ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह सामान्य गरीब गांव में रहने वाले हिंदुओं पर अपरिमित अत्याचार किया। कारण था मीरत और दिल्ली में नेटिव सेना ने हमारे राष्ट्रवीरों ने किया हुआ अग्निकांड और
अंग्रेजी स्त्री पुरुषों का हत्याकांड। लेकिन इन गोरों को अपना खुद का कम से कम 600 साल का इतिहास पता होना चाहिए। हाँ, इन लोगों का इतिहास भी वैसा ही था, लोगों की जबरन हत्या, लोगों को इकट्ठा करके जला देना, सैनिकों को वहीं जगह पे कोर्ट मार्शल करके तुरंत फांसी दे देना। हाँ, सैनिकों का मुंडन करके उनको नंगा करके घुमाना, बायोनेट से पूरे अंग पर छेद करना। 4 जगह पे तो दिल्ली आते आते इन बर्नार्ड की सेना ने गौ माता का मांस भी गांव वालों को खिलाया। इस जैसी अनंत यातना देते 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 बर्नार्ड की फौज दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। यानी दिल्ली मीरत के कुछ 100 गोरे मरने का बदला जो है, ये बर्नार्ड की लोगों ने 13,000 से ज्यादा लोग मार के ले लिया था। ये न्याय है इनका, और ये इनकी डेमोक्रेसी है, ये मानवतावाद है। हाँ, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ये है। राष्ट्रवीरों से 2 हाथ करने के लिए बर्नार्ड तो बड़ा उत्सुक था, लेकिन कनिंग ने उसके रोक के रखा था, क्योंकि कनिंग चाहता था कि मीरत के जो जितने भी बचे हुए गोरे हैं ना, वो भी बर्नार्ड से आके मिले। अब ये बर्नार्ड आ रहा है, ये बात अंदर दिल्ली शहर में आंधी की तरफ फैल गई। तो फिर हमारे राष्ट्रवीर जो थे उनकी भी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि आगे चल के बर्नार्ड का मुकाबला करने के लिए तोपों की, आधुनिक हथियारों की बड़ी आवश्यकता थी। राष्ट्रवीरों ने जितना भी उनके पास शस्त्र वगैरह था वो इकट्ठा करके ये बर्नार्ड की जो आगे बढ़ती हुई फौज है उसके सामने उनको हिंडन नदी के तट पे रुकवा दिया। अब दोनों बाजू एक आमने सामने आ गई, युद्ध शुरू हुआ। हमारे सैन्य की दाई बाजू जो थी वो पूरी मजबूत थी, 5 तोपें थी, बायोनेट बंदूकें थे। अब उससे अंग्रेजों को परेशान करना हमारी राष्ट्रवीर सेना ने चालू रखा। अंग्रेज जैसे आगे बढ़ते लगातार वो नाकाम हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं लेकिन क्या हुआ, गोरों ने हमारी सेना की जो बाईं बाजू थी वो ढा दी, और वहां से फिर उनको एंट्री मिली। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां एक जबरदस्त गद्दारी भी हुई, लेकिन उसका प्रमाण सावरकर नहीं देते, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारी फौज जैसे ये बाएं बाजू से गोरे घुसे, वहां पे उन्होंने पीछे से तहस नहस एक साइड से करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हमारी फौज वहां फिर भगदड़ मचाना शुरू कर दी, और वहां से पीछे हटकर दिल्ली लौटना चालू किए। हाँ, बाकी जो वीर थे वो इस भागदौड़ से परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था आधे सैनिकों को कि हुआ क्या है। लेकिन ये जो बाकी के वीर हमारे भागदौड़ कर रहे थे ना, इससे 11वीं रेजिमेंट का एक साहसी वीर था, वो बड़ा अपमानित महसूस करने लगा। उसने निश्चय किया और हाराकारी कर डाली। उसने क्या किया, उसने अपनी 5 जो तोपें थी वो तो अभी नाकाम नहीं हुई थी, उन 5 तोपों में एक साथ दारू भर दी, पूरी तोपों में खचाखच दारू भर दी और एक साथ सबको उड़ा दिया, जिसमें कैप्टन एंड्रयूज और 42 गोरे सोजिर जलकर खाक हो गए, कई जख्मी भी हो गए। अपने देश के लिए इस वीर ने हौतात्म्य को स्वीकार किया। दुर्भाग्य है मित्रों कि इसका नाम हमें आज भी नहीं मालूम। जिस गोरे को मारा एंड्रयूज, उसका नाम पता है, कैप्टन विबोली उसका नाम पता है, लेकिन इस भारत भू के सच्चे लाल का नाम, अता पता कुछ भी नहीं हमें मालूम। ये साफ हो गया था कि इस लड़ाई में गोरों को पूर्ण विजय मिली थी, क्योंकि हमारी सारी स्वतंत्र सेना वहां पे भाग के दिल्ली लौटी थी। अब 2 दिन के अंदर ये खबर कलकत्ता तक भी अंग्रेजों ने पहुंचा दी थी, तो वो भी बड़े उत्साहित थे।
यहाँ हमारे स्वतंत्र वीर, हारे हुए सैनिक 30 तारीख तक जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंचे हिंडन नदी से। अब दिल्ली पहुंचे तो लोगों का गुस्से का वो शिकार बने। लोगों ने बड़े जमकर उनको टोका, उनका तिरस्कार किया, गालियां भी दी। फिर ये सैनिक हमारे उड़ गए। 31 को फिर चल पड़े, दोनों की तरफ से जमकर तोपें फिर से चलनी शुरू हो गई। सामने थी बर्नार्ड की सेना और उनके सामने थे हमारे राष्ट्रवीर। अब इस बार 31 मई के बाद जो युद्ध हुआ है उनमें थोड़ा सा हमारे सैनिकों में डिसिप्लिन दिखा, रणनीति भी दिखी थोड़ी बहुत। तो यही वजह थी कि गोरों को भी अब कठिन जा रहा था। ऊपर से सूर्य महाराज भी आग बरस रहे थे। तो गोरों ने क्या किया, गोरों ने शाम को अंतिम प्रहार करने के लिए गोरे रुक गए। अब उल्टा हो गया। शाम को जैसे अंग्रेजी तोपें पलटन के साथ आगे बढ़ी तो हमारी सेना ने एक साथ तोपें शुरू की। जैसे उनके तोप के गोले आने शुरू हो गए, अंग्रेजों में अब भगदड़ मच गई। अंग्रेज मैदान छोड़ के धनाधन भागने लगे। अगला पूरा दिन जितने भी गोरे थे उनके सभी जितने भी ये तोपें थी ना, उनको नाकाम कर दिया था और हर एक अधिकारी गोरे का चिंता में डूबा हुआ था। वो अपने शिविर में थे। 1 तारीख थी, तो 1 तारीख को शिविर में उनको एक आशा का किरण सामने से आता हुआ नजर आया। उनके शिविर के पास उन्होंने घुड़सवारों की पलटन आते देखी। पहले तो वो डर गए कि भाई कौन है ये, विद्रोही तो नहीं है। बाद में फिर निर्धास्त हो गए, क्योंकि कैप्टन रीड उसकी पूरी गुरखा पलटन लेके गोरों का साथ देने यहाँ दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक देने आई थी। अब देखो मित्रों, पंजाब में सिख और ये कैप्टन रीड की पूरी गुरखा फौज। अब कमाल की बात यह है कि यही गुरखा फौज थी जिन्होंने अंग्रेजों को हिमाचल प्रदेश से भगाया था बस मात्र 20-25 साल पहले। अतीत ध्यान में रखो तो चीजें देखो कैसे बदलती है। अब यही गुरखा और सिखों की फौज गोरों के पीछे खड़ी हुई थी। आखिरकार ये अंबाला वाले और मीरत वाले जो गोरे हैं, ये 7 जून को इतनी देर बाद बर्नार्ड और कैप्टन रीड को जाके मिले एक साथ। ये अब तीनों आ गए, तो अब उनके पास एक अतिरिक्त बल भी आ गया था और जो बिल्कुल फ्रेश था। वैसे अनसन ने अंबाला में, जो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि सीज ट्रेन जो बनाई थी अंबाला में, वो नाभा के राजा ने सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दी। दिल्ली से नज़दीक एक आलीपुर जो है आज का, वो आलीपुर में सीज ट्रेन रखी हुई थी। जैसे गोरे आलीपुर में आए, ये खबर मिली कि हमारे वीर दौड़े पड़े। उनके पीछे हमारे वीर लगातार दौड़ कर रहे थे। आखिर में बुंदेला सराय के पास ये दोनों आमने सामने हो गए। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि ये जो बुंदेला सराय की लड़ाई है, ये मेरे हिसाब से पूरा एक तमाशा बन के रह गया। एक बाजू कौन थे? एक बाजू पूरे फ्रेश जोश में और एक मकसद के साथ आई एक नई फौज थी जिसके पास उत्तमोत्तम असला था, तोपें थी, बंदूकें थी, रणनीतिकार थे, युद्ध में अनुभवी सेनापति थे। और सामने कौन था? सामने यथा तथा बनाए हुए सैनिक थे, सारे के सारे अनुभवी। आधे से ज्यादा ने तो युद्ध का चेहरा भी नहीं दिखा था। और उनका एक ऐसा सेनापति था जो कल रात तक अय्याशी करके पड़ा हुआ था। ना बायोनेट चलाने का अनुभव, ना तोप चलाने का अनुभव। संख्या कितनी है ये भी हमारे सेनापति को पता नहीं था। अब देखो, और यही सेनापति हो जो बाद में छोड़ के भाग गया। बताऊंगा उसके बारे में, उसकी क्लास हम लेंगे उसके बाद।
क्या होना था? योजना ही नहीं है, अनुभव नहीं है, योजना नहीं है, युद्ध का तो क्या होगा? हाँ, हड़बड़ी में ऐसा योजना रहित युद्ध मैं तो कहता हूं करने का भी क्या मतलब था। लेकिन ये उनसे भिड़ गए। वो जज्बा होता है ना, जज्बा मोमिनों का, इस्लाम का जज्बा, वो शायद इनके दिमाग में था। लेकिन मित्रों, बहुत सारों ने ये भी लिखा है कि ये बड़ा शर्मसार था कि इस स्वातंत्र युद्ध में उनके सामने आक्रांता का साथ देने खड़े थे हमारे सिख और गुरखा लोग। कारण तो मैंने बता दिए कि भाई ये कन्फ्यूजन हमेशा 1.5 साल के युद्ध में, पूरे 1.5 साल बना रहा कि ये सचमुच भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए लड़ा हुआ युद्ध है या मुगल सल्तनत को कायम कर रखने के लिए और भारत का गजवाए हिंद करके दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये किया गया युद्ध है। सोचिए ये कितना दुखदायक दृश्य है। ऐसा निराशाजनक चित्र देख के आपको लगता है यार कहाँ फंस गए थे हमारे ये सारे हिंदू स्वातंत्र वीर। क्या सोचते थे, हुआ क्या? हर एक की मनीषा कौन से अलग अलग थी, मर तो हमारे हिंदू वीर थे। देखते हैं कल दिल्ली दरबार कश्मीर गेट पे क्या हुआ, देखते हैं कल। वंदे मातरम।